Good morning children and welcome to online classes. Today we will study about resources and their classification, that is lesson 1 in geography. Means आज हम जो है geography में lesson 1 पढ़ेंगे resources and their classifications. अब resource किसको कहा जाता है? What are resources? All the useful elements of our environment that satisfy human needs and wants and which are technologically, economically and culturally accessible and are acceptable are known as resources. Means resources क्या हैं? Resources जो हैं environment में पाए जाने वाली उन चीज़ों को कहा जाता है जो कि हमारे नीड्स को, ह्यूमन नीड्स को जो है सेटिस्फाई करती हैं और साथ ही साथ जो है कल्चरली और इकोनॉमिकली और टेक्नोलॉजिकली भी जो है आसानी से वो हमें मिल जाती हैं. उनको हम क्या कहते हैं? रिसोर्स. नेचुरल रिसोर्स. रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज में क्या अंतर है? एक समय था जब नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स को क्या कहा जाता है था? गिफ्ट ऑफ नेचर. मीन्स जो भी चीज़ें एनवायरनमेंट में अवेलेबल थी, चाहे वो लैंड था, वाटर था, सॉइल था, है ना, लाइफ स्टॉक था, ये सब इनको क्या कहा जाता था? नेचुरल रिसोर्स. और इन्हें गिफ्ट ऑफ नेचर माना जाता था. और गिफ्ट ऑफ नेचर, लेकिन गिफ्ट ऑफ नेचर मानने की वजह से ही क्या हुआ? ह्यूमन बीइंग्स ने जो है इनको बिना सोचे समझे जो है बहुत तेज़ी से एक्सप्लॉइट किया. और एक्सप्लॉइटेशन होने की वजह से जो है आज की डेट में जो है इन रिसोर्सेज की बहुत कमी हो गई है, संसाधनों की. तो आज की डेट में जो है इसका डेफिनेशन चेंज हो गया. अब क्या कहा जाता है कि resources are the things that have the capability to satisfy human needs. Means कि वो चीज़ें जो environment में मिलती हैं और जो कैपेसिटी रखती हैं कि वो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें, आसानी से उन्हें प्राप्त हो सकें, उन्हीं को क्या कहा जाता है? रिसोर्स कहा जाता है. Resources are a function of human activities and human beings are also regarded as resource. तो जितना भी संसाधन है, जो भी चीज़ें पाई जाती हैं ह्यूमन, वो क्रिएट किससे होती हैं? रिसोर्सेज ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा. और इन को क्रिएट करने वाला जो ह्यूमन है, मानव जो है, उसको सबसे बड़ा रिसोर्स माना जाता है. क्योंकि ह्यूमन बीइंग ही कैपेबल है जो कि इन्वायरमेंट में पाई जाने वाली दूसरी जो चीज़ें हैं उनको अपने स्किल और लेबर के बल पे क्या कर सकता है? उसको चेंज कर सकता है यूटिलिटी गुड्स में. इसलिए जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स इज ह्यूमन रिसोर्स. लैंड, फॉरेस्ट, सॉइल, वाटर, एयर, मिनरल्स, ह्यूमन बीइंग्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ रिसोर्सेज. मीन्स जो भी चीज़ें इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, नेचर के द्वारा हमें प्रोवाइड की जाती हैं, वेदर दे आर इट इज़ फॉरेस्ट, लैंड, सॉइल, वाटर, मिनरल, इवन की ह्यूमन बीइंग्स, ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रिसोर्सेज. किसके एग्जाम्पल हैं? इन सब चीज़ों को क्या कहा जाता है? संसाधन कहा जाता है. और ये सब संसाधन के उदाहरण हैं. Human beings are the most important resources as they transform material available in our environment into utility goods. Means सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स जो है कौन सा है? ह्यूमन रिसोर्स है. क्योंकि ह्यूमन के पास ही जो है वो स्किल और लेबर है जिसके बदौलत वो क्या करता है? अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके जो भी चीज़ें इन्वायरमेंट में पाई जाती हैं उनको जो है वो यूटिलिटी गुड्स में, यानी कि प्रयोगात्मक
चीज़ों में जो है, उपयोगी चीज़ों में जो है वो बदलता है। लैंड, वाटर, मिनरल्स सब क्या है, सब जो है नेचुरल रिसोर्स हैं। लेकिन अगर ह्यूमन बीइंग्स ने जो है इसके लिए अपने स्किल के द्वारा, नॉलेज के द्वारा अगर टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप की होती तो कभी भी जो है मिनरल्स को डग नहीं किया जा सकता था, किया जा सकता था नहीं ना। तो इसलिए जो है ह्यूमन बीइंग्स को क्या कहा जाता है, सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स कहा जाता है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स के पास ही जो है वो स्किल है जिसके उपयोग करके वो क्या कर सकता है, उस नेचुरल चीज़ों से जो है उपयोगी वस्तुएं या चीज़ें जो है वो बना सकता है। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब ये जो संसाधन है, जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उनको जो है कई कैटेगरीज़ के आधार पर अलग अलग जो है क्लासेस में या भागों में क्लासिफाई किया जाता है। नंबर 1 इज़ ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, मीन्स उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जो है, ओरिजिन के आधार पर रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया जाता है 2 पार्ट्स में। कौन कौन सा? बायोटिक रिसोर्स एंड एबायोटिक रिसोर्स। अब बायोटिक मीन्स नाम से ही पता चलता है कि रिसोर्सेज विच हैव लाइफ इन देम एंड आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर आर कॉल्ड बायोटिक रिसोर्सेज। मीन्स कि वो संसाधन जिनमें कि जान पाई जाती है ना, जो जीवित हैं और बायोस्फीयर से प्राप्त होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? बायोटिक रिसोर्स के नाम से जाना जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? फ्लोरा एंड फाइना। मीन्स प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, बर्ड्स हैं, ये सब लाइव स्टॉक्स हैं, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? बायोटिक रिसोर्सेज के। दूसरा जो इसका पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं? एबायोटिक रिसोर्सेज। मीन्स द रिसोर्सेज which are composed of non-living things are known as abiotic resources। means वैसे संसाधन जिनमें कि जान नहीं होती या जो निर्जीव चीज़ें हैं उनको हम क्या कहते हैं? एबायोटिक रिसोर्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लैंड, वाटर, एयर, मिनरल etc। मीन्स इस अर्थ पर जो नेचर ने हमें प्रोवाइड किया है, जिस पर जहाँ हम रहते हैं, लैंड, एयर, वाटर, ये सब क्या है? ये सब जो है इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हैं। लेकिन कैसे रिसोर्स हैं? एबायोटिक रिसोर्सेज हैं। किसका एग्जांपल है ये? एबायोटिक रिसोर्सेज का है। दे आर ऑल नोन एज इनऑर्गेनिक रिसोर्सेज। दूसरा नाम क्या है इसका? एबायोटिक रिसोर्स को इनऑर्गेनिक रिसोर्स कहा जाता है और बायोटिक रिसोर्सेज को क्या कहा जाता है? ऑर्गेनिक रिसोर्सेज के नाम से भी जाना जाता है। अब जो सेकंड क्लासिफिकेशन है रिसोर्सेज का, वो किस आधार पर होता है? ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। मीन्स जो किस तरह से जो है वो समाप्त होते हैं, किस तरह से उसका उपयोग होता है, उस आधार पर जो है, एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर जो है फिर रिसोर्सेज को 2 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा? रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या हैं? व्हाट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज? द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड आफ्टर देयर यूज बाय द फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज और रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज। मीन्स जो संसाधन अपने आप नेचर के द्वारा फिज़िकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा जो है रिन्यू होते रहते हैं, उनको क्या कहा जाता है? रिन्यूएबल रिसोर्स कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर, एयर, फॉरेस्ट, सन या सोलर एनर्जी, सॉइल, ये सब क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्स हैं। क्यों?
फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम वाटर का ले तो वाटर जो है अपने आप रिन्यू होता है। कैसे कि ओशन से इवेपोरेशन होता है, मोस्टली वाटर बॉडीज से वाटर वेपर्स बनते हैं, फिर ऊपर जाके जो है वो कंडेंस होते हैं। कंडेंस होने से जो है डस्ट पार्टिकल्स एयर में हैं उस पर जो है वो जमते जाते हैं, फिर क्लाउड्स बनती हैं। क्लाउड्स का जब वेट जो है काफ़ी अधिक हो जाता है, वो मॉइस्चर को रिटेन नहीं कर पाती हैं, तो फिर क्योंकि वो फ्लोट करती हैं स्काई में, तो कोई भी जो है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आता है, माउंटेन या प्लेटो, वो उससे टकराती हैं और फिर इस अर्थ पर जो है वो रेनफॉल या जो है स्नो के रूप में इस अर्थ पे आती हैं। फिर कुछ उसका पानी जो है अंडरग्राउंड होके चला जाता है, कुछ जो है सॉइल एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर सीज और रिवर्स के द्वारा, स्ट्रीम्स के द्वारा होते हुए वो पानी दोबारा ओशन में चला जाता है। तो इस तरह से जो है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के द्वारा ऑटोमेटिकली वाटर क्या होता है, रिन्यू होता है और इसकी आपूर्ति जो है अपने आप इस अर्थ पर होती रहती है। तो ऐसे रिसोर्सेज को जिनकी आपूर्ति जो है इस अर्थ पर अपने आप होती रहती है उसको हम क्या कहते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स के नाम से जानते हैं। अब क्या है, सेकेंड इज़ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पे जो दूसरा इसका पार्ट है उसको क्या कहा जाता है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। द रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड आफ्टर यूज आर नोन एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मीन्स वैसे संसाधन जिनका कि एक बार उपयोग करने के बाद जो है दोबारा फ्यूचर में जो है नहीं प्राप्त किया जा सकता एक ह्यूमन लाइफ के में या उसके लाइफ टाइम स्पैन में, उसको हम क्या कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। सच रिसोर्सेज टेक ए वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम टू अकर एंड सो दे आर नोन एज एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। मीन्स और उनको जो है एक लंबा समय लग जाता है। ऐसा नहीं कि नहीं वो रिन्यू होते हैं, लेकिन जो ह्यूमन बीइंग का एक लाइफ स्पैन टाइम है उस पीरियड में नहीं रिन्यू होते, बल्कि एक लंबा जूलॉजिकल टाइम वो लेते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज को क्या कहा जाता है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, या इनको एग्जॉस्टेबल रिसोर्स के नाम से भी जाना जाता है। जैसे मिनरल्स हैं और ख़ास करके फॉसिल फ्यूल्स हैं, है ना, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये सब क्या हैं, ये सब जो हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के नाम से जाना जाता है। दे कैन बी डिवाइडेड इनटू रिसाइक्लेबल एंड नॉन रिसाइक्लेबल रिसोर्सेज। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सा, रिसाइक्लेबल और नॉन रिसाइक्लेबल। मीन्स ऐसे रिसोर्सेज जो एक बार समाप्त होने के बाद जो नष्ट हो जाते हैं उनको जो है दोबारा उपयोग किया जा सकता है, वो रिसाइक्लेबल है, और जैसे मेटल्स वगैरह हैं। लेकिन जिनको जो है दोबारा रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है वो क्या है, नॉन रिसाइक्लेबल रिसोर्स हैं। थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। मीन्स ओनरशिप के आधार पर जो है इन रिसोर्सेज को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 इज़ इंडिविजुअल रिसोर्सेज। मीन्स वो संसाधन जो किसी व्यक्ति विशेष से संबंध रखते हैं या किसी व्यक्ति विशेष की संपत्ति हैं, उनको क्या कहा जाता है, इंडिविजुअल रिसोर्सेज के नाम से जाना जाता है। जैसे जो फार्मलैंड्स हैं, हाउस है, प्रॉपर्टी है ना, प्लांटेशन है, पास्चर लैंड है, पॉन्ड्स है, वेल्स हैं, ये है ना, ये कोई अपना जो है गांव में कुआं खुदवाता है या फिर जो है पॉन्ड्स लोग बनवाते हैं, तालाब खुदवाते हैं, वो सब क्या हैं, इंडिविजुअली किसी व्यक्ति विशेष की जो चीज़ें होती हैं
उसको जो है क्या कहते हैं, इंडिविजुअल रिसोर्स के नाम से जाना जाता है। सेकेंड इज़ कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। मीन्स कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज का मतलब क्या हुआ कि वो संसाधन जिस पर कि पूरे समुदाय के, एक कम्युनिटी के सभी लोगों का अधिकार होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एरिया में रहने वाले लोग हैं, अगर वहाँ पर पार्क है, स्विमिंग पूल है ना, तो पिकनिक स्पॉट है, प्लेग्राउंड है, तो ये क्या है, ये कम्युनिटी रिसोर्स है। मीन्स उस क्षेत्र में जो रहने वाली कम्युनिटी है, चाहे वो किसी भी कास्ट रिलीजन की क्यों ना हो, उपयोग कर सकते हैं। ऐसे रिसोर्सेज को क्या कहा जाता है, कम्युनिटी रिसोर्स के नाम से जाना जाता है। थर्ड इज़ नेशनल रिसोर्सेज। मीन्स वो रिसोर्सेज किसी कंट्री या नेशन को बिलोंग करती हैं, वो क्या कहलाती हैं, नेशनल रिसोर्सेज। टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज इन ए नेशन बिलोंग, तो वास्तव में जो टेक्निकली क्या है कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ जो लोगों की है वो भी वास्तव में क्या है, अगर नेशन के रूप में देखें तो किसी कंट्री को बिलोंग करती है, तो वो सबकी संपत्ति भी एक तरह से क्या है, वो नेशन की अपनी प्रॉपर्टी है। और ये सब क्या है, ये नेशनल रिसोर्स के नाम से जाने जाते हैं। द कंट्री हैज़ लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड्स। तो नेशनल प्रॉपर्टी, क्योंकि एक नेशन में रहने वाले लोगों की जो भी संपत्ति है वो नेशन की प्रॉपर्टी है, तो इसमें लीगल पावर होता है किसी भी कंट्री को किसी की भी प्रॉपर्टी को एक्वायर करने का, फॉर द गुड फेथ ऑफ द पीपल। मीन्स लोगों की अगर भलाई के लिए कोई काम करना है, जैसे सड़क बनवानी है या रेलवे लाइन बिछानी है या फिर डैम बनाना है, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि लोगों की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेती है, वो लोगों की प्रॉपर्टी जो है वो ले लेती है और बदले में उनको कंपनसेशन, है ना, बदले में उसको मुआवजा देती है। तो इस तरह से एक देश में जो भी चीज़ें पाई जाती हैं, जो भी संसाधन है, वो पूरे देश का पूरे देश की जो है वो प्रॉपर्टी है या रिसोर्सेज हैं, और उसको जो है नेशनल रिसोर्सेज के नाम से जाना जाता है। All the minerals, water resources, forest, wildlife, land within the political boundary and oceanic area up to 12 nautical miles, that is 12.2 kilometer from the coast, and resources there in belong to the nation. Means कि अब किसी जो कंट्री का जो ये लैंड बाउंड्री एरिया है, उसमें जो भी चीज़ें पाई जाती हैं, चाहे फॉरेस्ट है, पॉलिटिकल जो बाउंड्री होती है उसमें जो भी रिसोर्सेज हैं, प्लांट लाइफ है, एनिमल लाइफ है, फॉरेस्ट हैं, लैंड है, सब मिनरल्स हैं, वो उस नेशन की प्रॉपर्टी होती है। साथ ही साथ अगर कोई कंट्री जो है कोस्टल रीजन में है, तो समुद्र में भी, महासागरों में भी जो है 12.2 किलोमीटर तक, यानी कि 12 नॉटिकल माइल्स तक जो है वो उस नेशन की प्रॉपर्टी मानी जाती है। और उस ओशन में जो भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो मिनरल्स हैं या फिशरीज़ हैं, जो भी रिसोर्सेज संसाधन जो है उतनी दूरी में पाया जाता है, 12.2 किलोमीटर की दूरी में, वो एक नेशन की या कंट्री की जो है वो प्रॉपर्टी मानी जाती है, वो उसी कंट्री का रिसोर्स माना जाता है, संसाधन जो है वो कहलाता है। एंड फोर्थ वन इज़ इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अब इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या हैं? द रिसोर्सेज विच आर रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस आर कॉल्ड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। मीन्स कि वो संसाधन जो कि इंटरनेशनल लेवल पे, है ना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो संस्थाएं होती हैं उनके द्वारा जो है रेगुलेट की जाती हैं,
चलाई जाती हैं उनको क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल रिसोर्स के नाम से जाना जाता है। द ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 nautical miles of the exclusive economic zone belongs to open ocean and no country can use them without the concurrence of international institution। मीन्स कि समुद्र में जो है 200 नॉटिकल माइल्स के बाद जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक एरिया होता है ओशन में, वो किसके अंडर में आता है? इंटरनेशनल रिसोर्स के अंतर्गत आता है। और कोई भी कंट्री जो है बिना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के परमिशन के बिना जो है उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो जो पूरे मीन्स जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या इंटरनेशनल लेवल पर जो इंस्टीट्यूशंस हैं उससे परमिशन लेने के बाद ही जिन रिसोर्सेज को, खास करके ये मोस्टली जो है किस पे लागू होता है? ओशनिक रिसोर्सेज पर, है ना, जो महासागरों में पाई जाती हैं संसाधन, उन पर ये लागू होता है। तो वो क्या कहलाता है? इंटरनेशनल रिसोर्स कहलाता है। एंड फोर्थ इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। मीन्स जो रिसोर्सेज अवेलेबल है किसी भी कंट्री में, उसका विकास किस तरह से हुआ है, उस आधार पर जो है फिर रिसोर्सेज को 4 कैटेगरीज़ में बांटा जाता है। नंबर 1 इज़ पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या हैं? रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन ए रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड आर कॉल्ड पोटेंशियल रिसोर्सेज। मीन्स कि किसी रीजन में जो है संसाधन पाए जाते हैं लेकिन अभी तक जो है उसकी क्वालिटी भी नोन है और क्वांटिटी भी नोन है, लेकिन अभी तक जो है उसको यूज़ नहीं किया गया है। और उसको यूज़ नहीं किया गया है, उसको क्या कहा जाता है? पोटेंशियल रिसोर्सेज। जैसे जो गुजरात और राजस्थान का एरिया है, यहाँ पर विंड और सोलर एनर्जी की जो है अपार संभावनाएं हैं, लेकिन जो है क्योंकि लोग यहाँ पर जो है लिटरेट नहीं है, वैसे वो टेक्नोलॉजी जो है यूज़ करने में असक्षम है, तो इसलिए जो है इस तरह का रिसोर्स उनके लिए क्या है? पोटेंशियल रिसोर्स है। लेकिन जहाँ पर जो है इसको यूज़ किया जाता है वहाँ पर जो है ये क्या है? डेवलप्ड रिसोर्स के रूप में जाना जाता है। सेकेंड वन इज़ डेवलप्ड रिसोर्स। रिसोर्सेज which are surveyed and their quantity and quality have been determined for utilization are called developed resources। Means वो संसाधन जो भी रिसोर्सेज हैं अगर उनको सर्वे करके जो है उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के बारे में जो है जानकारी उपलब्ध है और उनको जो है यूटिलाइज़ किया जा सकता है उसकी कैपेबिलिटी के आधार पर। तो वैसे रिसोर्स को क्या कहा जाता है? डेवलप्ड रिसोर्स के नाम से जानते हैं। थर्ड वन इज स्टॉक। मटेरियल्स प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट which have the potential to satisfy human needs but human beings do not have the appropriate technology to use them are called stocks। मीन्स कि ऐसे रिसोर्सेज जो कि इन्वायरमेंट में अपार मात्रा में हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल विंड एंड सोलर एनर्जी, लेकिन कुछ एरिया में जो है लोग स्किल्ड नहीं हैं टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करने के लिए, मीन्स कैसे उसको एक्सप्लॉइट किया जाए। तो ऐसे रिसोर्सेज को जो है फ्यूचर के लिए छोड़ दिया जाता है और वो क्या है? वो उनको कैसा रिसोर्स कहा जाता है? स्टॉक रिसोर्स के नाम से जाना जाता है। एंड लास्ट वन इज़ रिजर्व्स। मटेरियल्स प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट which can be put into use with the help of the existing technology but their use has not been started are called reserves। means कि वो रिसोर्सेज जिनको कि जो वर्तमान में टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसके आधार पे उसको यूज़ किया जा सकता है, लेकिन अभी तक जो है
उसको एक्सप्लॉइट नहीं किया गया है, वैसे रिसोर्सेज को क्या कहा जाता है? रिजर्व रिसोर्सेज। दे कैन बी यूज फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। तो रिज़र्व का मतलब ही हुआ कि अभी नहीं, उसका मतलब उसकी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है लेकिन एट प्रेजेंट उसको यूज़ नहीं किया जाता है, बल्कि इन फ्यूचर जो है उसको यूज़ करने के लिए छोड़ दिया जाता है। ऐसे रिसोर्सेज को क्या कहा जाता है? रिज़र्व रिसोर्सेज के नाम से भी जाना जाता है। नाउ इट इज़ डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। मीन्स डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज क्या है? डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज रेफर्स टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज इन आवर एनवायरनमेंट। मीन्स डेवलपमेंट कब होता है रिसोर्सेज का? जब हम उसको एक्सप्लॉयट करते हैं, मीन्स जब उसको यूज़ करते हैं तब जो है उस किसी भी रिसोर्स का डेवलपमेंट शुरू होता है। एज द रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर टू मैन and are very important for human survival, so human beings use them indiscriminately, which has led to the following major problems. Means resources को जो है गिफ्ट ऑफ नेचर समझ के ह्यूमन बींग्स ने क्या किया? इनडिस्क्रिमिनेटली, बिना जो है सोचे समझे इसको जो है एक्सप्लॉइट किया, और इसकी वजह से जो है बहुत सा प्रॉब्लम जो है इन्वायरमेंट के लिए आज खड़ा हो गया है। तो इस तरह से जो है इन वो मेजर प्रॉब्लम्स जो हैं वो फॉलोइंग है, या नीचे लिखी हुई प्रॉब्लम्स हैं। डेप्रिलेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। मीन्स कि इस तरह से शोषण किया गया गिफ्ट ऑफ नेचर समझ के रिसोर्सेज का कि इससे कुछ लोगों की तो इच्छाएं, मतलब सेटिस्फेक्शन से ज़्यादा जो है उन लोगों ने यूज़ किया, तो कुछ लोग तो उससे सेटिस्फाई हुए, लेकिन कुछ लोग जो है अपनी नीड से ज़्यादा उसको यूज़ करने लगे, और जो है मतलब जिसको कहा जाता है कि लालच, इसकी वजह से भी अधिक से अधिक जो है यूज़ करना, इकट्ठा करना, वो प्रॉब्लम जो है डेप्रिलेशन ऑफ रिसोर्सेज को उसने जन्म दिया। कि रिसोर्सेज जब नेचुरली जब किसी भी चीज़ के लिए जो है लालच बढ़ जाएगी, उसका उपयोग हम अधिक से अधिक करेंगे, तो वो एक समय आता है कि वो डेप्रिलेट होने लगते हैं, वो कम होने लगते हैं। सेकेंड इज़ accumulation of resources in few hands, which has divided the society into two parts, that is have and have not, और rich और poor। मीन्स जब डेप्रिलेशन होने लगा गिफ्ट ऑफ नेचर समझ के, जब उसको एक्सप्लॉइट किया ह्यूमन बीइंग्स ने, तो क्या किया कि जो सोसाइटी थी वो दो पार्ट्स में बट गई। कौन कौन सी? हैव और हैव नॉट। मीन्स एक वर्ग ऐसा था समाज में हमारे जो कि इन रिसोर्सेज को जो है जमा करके, इकट्ठा करके जो है इंडिस्क्रिमिनेटली यूज़ करके जो है धनी हो गया, और एक वर्ग ऐसा था जो कि उसके पास ये रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, और वो जो है डे बाय डे वो पुअर होते गया। थर्ड वन इज़ indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crisis। और यही जो indiscriminate exploitation है, मीन्स बिना सोचे समझे जो मनुष्य ने संसाधनों का शोषण किया, इससे क्या हुआ कि बहुत सा जो है इकोलॉजिकल क्राइसिस केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि थ्रू आउट द वर्ल्ड, ग्लोबल लेवल पर जो है इकोलॉजिकल क्राइसिस शुरू हो गई। जैसे ग्लोबल वार्मिंग का दौर शुरू हो गया, ओजोन लेयर डिप्लेक्ट होने लगी, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बढ़ गया, लैंड डिग्रेडेशन, ये तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ने लगी। किसकी वजह से? ड्यू टू द इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? इट मीन्स development should take place without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the needs of the future generation। means कि environment को
बिना कोई नुकसान पहुंचाए आज के एट प्रेजेंट भी जो है हम अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें और अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी जो है उन रिसोर्सेज को रख सकें। इस तरह के डेवलपमेंट को क्या कहा जाता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कौन सा डेवलपमेंट कहते हैं इसको? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। इन ऑर्डर टू सॉल्व द अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट at the global level, the first International Earth Summit was held in June 1992 at Rio de Janeiro in Brazil. Means तो जो इन्वायरमेंटल जो ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस जब धीरे धीरे बढ़ने लगा तो जो वर्ल्ड के लीडर्स थे उनकी आंखें खुली और उन्होंने जो है इस अर्जेंट प्रॉब्लम को जो कि ग्लोबल लेवल पे बढ़ रही हैं है ना, उनको शांत करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए जो है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है फर्स्ट टाइम रियो डी जेनेरियो में जो कि ब्राज़ील में है वहाँ पर जो है 1992 में फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट किया और उसमें जो है ये प्लेज लिया गया कि अब इन्वायरमेंट को बचाने का प्रयास जो है किया जाएगा। द मेंबर्स साइन एजेंडा 21 इन 1992 एट द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, दैट इज़ UNCED। UNCED का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। तो इस तरह से 1992 में जो रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट हुई, लगभग जो है 21 कंट्रीज़ द मेंबर्स साइन एजेंडा 21 जो है इसके मेंबर्स ने साइन किया और जो है 21st सेंचुरी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के द्वारा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को रोकने का प्रयास करने के लिए जो है प्लेज लिया गया। एजेंडा 21 एम्स ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिजीजेस थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट। मीन्स और इस एजेंडा के द्वारा जो भी वर्ल्ड लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर जो भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स थी उनको दूर करने के लिए, पॉवर्टी मीन्स गरीबी को दूर करने के लिए, या जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ेस जो फैल रही थी उस समय, उसको जो है आपसी सहयोग के द्वारा, कॉपरेशन के द्वारा ग्लोबल लेवल पर जो है समाप्त करने के लिए जो है ये प्रण किया गया इस एजेंडा 21 में, जो कि कहाँ हुआ था? ये फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो में हुआ। ठीक है। अब है नीड्स फॉर रिसोर्सेज प्लानिंग। मीन्स कि रिसोर्सेज को जो है सही ढंग से प्लानिंग करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? Planning is very important for a country like India, where enormous diversities exist in the availability of resources. Means भारत जैसे देश में जहाँ पर कि रिसोर्सेज में जो है डाइवर्सिटी बहुत अधिक पाई जाती है। मीन्स कोई एरिया ऐसा है जहाँ पर कोई रिसोर्स बहुत अधिक पाया जाता है, कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पर कोई रिसोर्स बिल्कुल कम पाया जाता है। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो है वाटर रिसोर्सेज इतनी अधिक हैं कि उसको सही ढंग से यूटिलाइज नहीं किया जाता है ना, क्योंकि ईस्टर्न पार्ट में रेनफॉल अधिक होता है और जो है वाटर यूं ही वेस्ट चला जाता है। और उसी वाटर के लिए वेस्ट में क्या होता है, थार डेजर्ट में लोग जो है पानी के लिए तरस जाते हैं। तो ये जो रिसोर्सेज हैं वो
उनकी अवेलेबिलिटी जो है एक समान नहीं है। तो इसलिए जो है सभी लोगों को सभी रिसोर्सेज का एक समान जो है फ़ायदा पहुंच सके या फ़ायदा हो सके, इसके लिए जो है रिसोर्सेज प्लानिंग का होना बहुत ज़रूरी है। टू यूज़ रिसोर्सेज इन judicious way, the planning of resources is very important. मीन्स सोच समझ के किसी भी रिसोर्स को सही ढंग से उपयोग करना या करें कि सभी लोगों को इसका फ़ायदा हो सके, इसके लिए जो है प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है रिसोर्सेज की। थर्ड इज़ टू मीट द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज वेयर resources are in small quantity because regional disparity is seen everywhere in India। और तीसरा इसका कारण क्या है कि to meet the availability of resources where resources are in small quantity, मतलब उन एरियाज़ में रीजनल लेवल पे जहाँ पर इन रिसोर्सेज की जिन रिसोर्सेज की कमी है वहाँ पर इन रिसोर्सेज की आपूर्ति हो सके, इसके लिए भी जो है ये बहुत ज़रूरी है। देयर आर रीजन्स विच आर रिच इन सर्टेन टाइप ऑफ रिसोर्सेज, ऑन द अदर हैंड डेफिशिएंट इन अदर रिसोर्सेज। मीन्स अब क्योंकि इंडिया जो है वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री है, तो जो भी रिसोर्सेज हैं किसी भी कंट्री में किसी भी रिसोर्स का जो है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। सब रिसोर्सेज जो हैं अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो जैसे राजस्थान है, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी में काफ़ी रिच है, लेकिन वहाँ पर जो है वाटर रिसोर्सेज की बहुत कमी है। इसी तरह से अरुणाचल प्रदेश है, वाटर रिसोर्सेज जो है बहुत अधिक है, लेकिन वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की कमी है। तो इस कमी को दूर करके सबको जो है सभी रिसोर्सेज को अवेलेबल कराने के लिए जो है रिसोर्सेज की जो है प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। अब है रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया। मीन्स अब भारत रिसोर्सेज हैं उसकी प्लानिंग किस तरह से की जाती है। रिसोर्सेज प्लानिंग इज़ ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। मीन्स जो रिसोर्सेज की प्लानिंग है किसी भी संसाधन की, चाहे वो मिनरल है, वाटर है, सॉइल है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। क्यों कॉम्प्लेक्स है प्रोसेस है? क्योंकि प्लानिंग करने के लिए जो है बहुत सी स्टेजेस से होके गुजरना पड़ता है। सबसे पहले क्या किया जाता है? आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द country through surveying, mapping and measurement of characteristics and properties of resources। तो प्लानिंग करने के लिए पहले जो है जो भी रिसोर्स आइडेंटिफाई किया जाता है कि किस रीजन में जो है कौन सा रिसोर्स अवेलेबल है। साथ ही साथ सर्वे करके ये देखा जाता है कि उसकी मैप तैयार किया जाता है कि उसकी जो रिसोर्सेज है उसकी क्वांटिटी कितनी है, क्वालिटी कितनी है, तब जाके जो है रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जाता है। क्योंकि एक्सप्लॉइटेशन में भी जो है बहुत अधिक खर्च आता है। सेकेंड इज एग्जामिनिंग रिसोर्सेज विद रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी एंड नीड्स। मीन्स जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं हमारे पास वो वास्तव में जो है देश की डेवलपमेंट के लिए, कंट्री के डेवलपमेंट में उसकी इकोनॉमिक वैल्यू क्या है, या हमारे पास टेक्नोलॉजी उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए है कि नहीं, और कंट्री को जो है को डेवलपमेंट के लिए उस रिसोर्स की कितनी आवश्यकता है, ये सब चीज़ें जो है देख कर ही रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जाता है। थर्ड इज़ मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। मीन्स प्लान्स की जो रिसोर्सेज डेवलपमेंट का प्लान तैयार किया जाता है वो रिसोर्सेज का जो प्लानिंग वास्तव में कंट्री के डेवलपमेंट प्लानिंग से मिल रहा है कि नहीं। मतलब जो पंचवर्षीय योजनाओं में डेवलपमेंट का स्टिग्मा लागू किया जाता है उससे वो मैच खाता है, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना
होता है या वो कितना बढ़ावा देता है, इन सब चीज़ों को ही देखकर जो है हमारे यहाँ रिसोर्सेज की प्लानिंग की जाती है। अब है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। मीन्स कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है? संसाधनों का संरक्षण। प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज to meet the needs and aspirations of the future generation is known as conservation of resources। means संसाधनों का संरक्षण क्या है कि संसाधनों को सोच समझ के सही ढंग से आवश्यकता के अनुसार उसका उपयोग करना और साथ ही साथ जो है फ्यूचर जनरेशन के लिए भी जो है उसको संचित करके रखना है ना। फ्यूचर जनरेशन के लिए भी जो है कंजर्व करके रखने का जो प्रोसेस है उसको क्या कहा जाता है? कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के नाम से जाना जाता है। अब इस कंजर्वेशन का क्या इम्पोर्टेंस है? कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इज़ नेसेसरी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। नंबर 1, resources are vital for any development activity, but irrational consumption and overutilization of resources may lead to socio-economic and environmental problems. So to overcome such problems, conservation of resources at various level is important। means कि कंजर्वेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि डेवलपमेंट के लिए जो है कंजर्वेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि गिफ्ट ऑफ नेचर समझ के जो इसको मोस्टली एक्सप्लॉइट किया जाता है, इसकी वजह या इसको ओवर इरेशनल कंज्यूम किया जाता है। इससे जो है बहुत से सोशियो इकोनॉमिक मीन्स समाज में या फिर बहुत से एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं ये जन्म देती हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम से निपटने के लिए जो है कि कोई भी फ्यूचर में या एट प्रेजेंट किसी भी प्रकार का जो है इन्वायरमेंटल या इकोनॉमिक या सोशल प्रॉब्लम ना हो, इससे निपटने के लिए जो है कंजर्वेशन रिसोर्सेज का बहुत इम्पॉर्टेंट है। इफ़ रिसोर्सेज आर नॉट कंजर्व्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, देन आवर फ्यूचर जनरेशंस विल बी लेफ्ट विथ नो रिसोर्सेज एट ऑल। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंजर्व द रिसोर्सेज। मीन्स सेकेंड कि अगर एट प्रेजेंट जिन रिसोर्सेज की कमी है उनको अगर हम अभी से ही जो है सोच समझ के उसका जुडिशियस यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा कि फ्यूचर जनरेशन्स के लिए जो है वो बचेंगी ही नहीं। तो इसलिए भी जो है जो रिसोर्सेज कम हैं या सभी रिसोर्सेज की जो अवेलेबल है उनकी भी जो है प्लानिंग बहुत ज़रूरी है।